आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन स्टार्ट होने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन आपकी हमारी लाइफ में अच्छी चीज है खराब? बताओ भाई। फ्रिक्शन हमारी लाइफ में है तो इससे हमको फायदा है या हमें घाटा है? सर फायदा है। कैसे फायदा है बेटा, फायदे बताओ। सर फ्रिक्शन सबसे पहले हमारे चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और और सर किसी चीज़ की मूवमेंट के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। ठीक है। एक्चुअली जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, या फिर बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के, जैसे ये दो हाथ है मेरे, ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहा हो, एक दूसरे के अपोजिट रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, या फिर रिलेटिव मोशन करने का ट्राई कर रहे हैं, इन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसा कि एक बच्ची ने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स सर हमारे लिए ना थोड़ा सा फायदे का सौदा है। क्या हर जगह हमको फायदा देता है फ्रिक्शन? कभी घाटा नहीं होता फ्रिक्शन की वजह से कोई? सर होता है। हाँ बेटा बताओ क्या क्या। अंशिका बेटा बताओ। सर कहाँ जैसे देखा है फ्रिक्शन आपने के कि ये कारण नहीं होता तो? सर ये सर जैसे डैमेज कर सकता है पार्ट्स ऑफ मशीन्स को भी फ्रिक्शन। अंशिका बेटा आवाज नहीं आई आपकी। सर आपकी नहीं आ रही थी पहले। अच्छा पहले मेरी नहीं आ रही थी। कोई ना कोई ना। हाँ तो फायदे बताओगे आप, फायदे? सर फायदे की नुकसान जैसे मशीन की एफिशिएंसी के कारण भी उसमें क्या बोलते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। क्या है कि अगर जैसे मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता हमारी लाइफ, तो अगर हम एक बार घर से चलते तो आराम से बिना साइकिल को पेडल मारे स्कूल पहुंच जाते। एक बार मम्मा ने साइकिल को धक्का लगा दिया घर से, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं होता, तो आराम से स्कूल पहुंच जाते और फिर से हम रुक के साइकिल को रोक पाते। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो साइकिल को रोक भी नहीं पाते, क्योंकि रोकते तो भी तो फ्रिक्शन की हेल्प से हो, ब्रेक लगा के। यस यस। सर। तो एक्चुअली में फ्रिक्शन देखा जाए इंपोर्टेंट भी है, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पे ज्यादा जरूरत होती है फ्रिक्शन की, तो हम उन दो सरफेसेस को बीच में थोड़ा सा खुरदरापन कर देते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। कहीं पे हमें जरूरत होती है कि यहाँ पे कम से कम फ्रिक्शन हो, वहां पे हम उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ये हमारा ओवरव्यू था उसका। तो एक हमारा फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या था, जब हमारे दो सरफेस रिलेटिव मोशन में हो या फिर रिलेटिव मोशन करने का ट्राई कर रहे हो, तो उन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो एक्चुअली में फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन।
अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन लगता किस किस वजह से है। जैसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आप देखोगे ये इरेगुलरिटीज है, ये सरफेस की, ये दिख रहा है खुरदरापन सा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अरे जिसके ऊपर ये ब्लॉक ले जा रहा है तो इस ब्लॉक में भी खुरदरापन है और इस सरफेस पे भी है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसके खुरदरेपन में एक दूसरे के इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस वजह से होता है? इंटरलॉकिंग प्लस और क्या, देखो यहां पे एक एटम होगा, इस सरफेस पे एक एटम होगा, ये जो पास पास वाले एटम हैं इनके बीच में एक इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स भी लगता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो चीजों की वजह से होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग प्लस इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इन दो चीजों की वजह से होता है आपका क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन किस वजह से होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ एक चीज की वजह से होता है, ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से। क्योंकि इन जो नीचे वाला सरफेस है इसके एटम को और ये फ्रिक्शन के एटम को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा सकें, तो थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग की वजह से। तो भाई कौन से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। मैग्नेटिक। स्टैटिक। तो बेटा स्टैटिक की देखो इसमें ये फोर्स दो रीजन की वजह से हो रहा है ना, ये फोर्स एक रीजन की वजह से हो रहा है। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। एक चीज और देखते हैं भाई, ये चीज देखिए हमने। अब देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता कब है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट हमारा किसमें हो? रेस्ट में। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब हमारा ऑब्जेक्ट किसमें हो? मोशन में। काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ तभी लगेगा जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। यानी कि रेस्ट पे होगा लेकिन मोशन करने का ट्राई कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा कि मैं स्टार्ट करूं मूव करना, स्टार्ट करूं मोशन स्टार्ट कर दूं, ये कोशिश कर रहा होगा लेकिन मूव कर नहीं रहा होगा। तो उसके बीच में, उन दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मूथली मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है, तो जिन दो, जैसे ग्राउंड पे मूव कर रहा है तो ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो चमका इतना? यस सर। ओके। अब हम आते हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर से एक बार और देखते हैं अच्छे से। तो हमने ये तो देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। एक यहीं पे हमारी कंडीशन आती है, लिमिटिंग कंडीशन। एक्चुअली में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू एन। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हम निकालते आ रहे हैं, जैसे मेरा इसका वेट है, मान लो इसका मास है m, तो इसका वेट लगेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो nv क्या हो जाएगा आपका? mg के इक्वल हो जाएगा। तो जनरली हमारा fr को हम म्यू mg भी लिखेंगे, म्यू mg भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता था? जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता था। काइनेटिक फ्रिक्शन लगता था जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता। अब रेस्ट पे भाई अगर आप किसी भी ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर 0 है, क्या तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? लगेगा क्या है भाई? अगर आप बैठे हुए हो, चिल मार के कुर्सी पे बैठे हुए हो, तो क्या आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक टेंडेंसी टू मूव नहीं होगी, जब तक आप मोशन करने की कोशिश नहीं करोगे,
तब तक आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा भाई, तब तक आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे मान लो कि इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन हो सकती थी, तो अगर ये अप्लाइड फोर्स उस 10 न्यूटन से ज्यादा तब तक नहीं हो जाता, तब तक ये ऑब्जेक्ट आपका किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्योंकि जिसको हम बोलते हैं कि जो एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को फोर्स होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कैसे होगा वो अभी हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें ये पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पहली बात। तो दूसरा डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है मेरा। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो मेरे अप्लाइड फोर्स की बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भाग जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब भैया मेरे से ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं। फिर आ जाता है तुरंत आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, ये जो ग्राफ है इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखो ध्यान से। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पे इस देखो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग से बड़ा बड़ा प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आ गया, लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू इक्वल हो गई किसके, अप्लाइड फोर्स के। इसको हम कंडीशन को बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। इसके बाद में अगर ये फोर्स अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका घटने लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स घटने लगेगा, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाएगा जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि म्यू के इंटू एन होगा। तो चमका इतना। यस सर। तो आप देखोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से हमेशा कम होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और आप देखो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कोफिशिएंट, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। इसीलिए हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है तो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से। देखो ये स्टेटमेंट देखो, मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। आपको कभी देखा होगा कि किसी गाड़ी में, मान लो आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर, मान लो 15 दिन से खड़ी हुई थी, उसकी बैटरी वीक हो गई। अब आपसे बोला कि भाई धक्का लगाओ, 2 लोग थे, एक लोग गाड़ी में बैठ गए चालू करने के लिए, तो आप पहले क्या करोगे, सीधा धक्का लगा के आगे की तरफ ले जाओगे, या फिर पहले ऐसे करोगे, पहले आगे करोगे फिर थोड़ा सा पीछे आएगी गाड़ी, फिर आगे करोगे फिर पीछे आएगी, तब तीसरी बार में या चौथी बार में आगे की तरफ ले जाना शुरू करोगे? क्या ऐसा ही करते हो? यस सर। क्यों करते हैं भाई ऐसा? क्योंकि मोशन जब स्टार्ट करते हैं ना, मोशन स्टार्ट होने से पहले हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और एक बार मोशन में आ गया मतलब फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन, अपोज करने लग जाएगा। और जैसे ही अपोज करेगा तो अगर अपोजिशन फोर्स हमारा कमजोर होगा तो हम आराम से इस मोशन को मेंटेन कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट होता है मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना इजी होता है, स्टार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट।
स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेंटेन आप कर सकते हैं। आई बात समझ में क्यों होता है ऐसा? यस सर। ठीक है, बातें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट उस पर कंसेप्ट पे। देखो हम एक मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक है, हम क्या करते हैं, माना कि कोई ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है। mg मतलब कितना हो जाएगा, 1g हो जाएगा ना, 1g मतलब 10 न्यूटन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी 10 न्यूटन हो जाएगा, होगा कि नहीं? और माना कि इस पे अप्लाइड फोर्स जो है वो वेरिएबल है, एफ है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इससे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर। कितना होगा, म्यू एन। म्यू एन मतलब एफ आर कितना हो जाएगा, म्यू एन। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो म्यू एस दे रखा है आपको 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू 0.4 और 0. मान लो म्यू के आपको 0.4 है और म्यू एस 0.5 है। तो हमें मान लिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो 5 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की 4 न्यूटन। अब यहां से हम करने क्या वाले हैं, हम यहां से करने वाले हैं, आपको समझाने वाला हूं मैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक्चुअल में कंसेप्ट होता क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये है नेट फोर्स, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स माइनस के फ्रिक्शन फोर्स। ये है कौन सा फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। ये रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन करना चाहता है या नहीं चाहता है, और ये बताएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो अपन को एक चीज पता चल गई कि हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक का और सरफेस के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूं या लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है 5 न्यूटन। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, ये बस एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है हमारा 4 न्यूटन। तो आप एक चीज देखो, इसके बाद में एक क्वेश्चन भी है इस पे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो माना कि अभी मैंने 0 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो नेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ नहीं लगेगा, नेट फोर्स भी कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था, स्टैटिक था, स्टैटिक रहेगा। वो टेंडेंसी ना तो टेंडेंसी कर रहा है या ना एक्चुअल मोशन में है, और आपका क्या है, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अगर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो देखो अगर आप बोलोगे कि क्या है, एफ अप्लाइड फोर्स जो है मेरा छोटा है किससे, एफ एल से, है कि नहीं, एफ एल से छोटा। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन थी, छोटा है कि नहीं है एफ एल से, बताओ। सर। तो अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक रहेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ के इक्वल लगेगा। जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स 0 होगा। आप जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है मोशन में आने की, कोशिश कर रहा है मोशन में आने की, पर मोशन में आ नहीं पाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया, 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगा। मान लो 4 न्यूटन अप्लाई किया, तो अभी भी जो अप्लाइड फोर्स एफ है वो छोटा है किससे, एल से, एफ एल से, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे 4 न्यूटन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन, नेट फोर्स 0, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट में रहेगा, टेंडेंसी टू मूव था, टेंडेंसी रहेगी, और एक्सेलरेशन 0। अब देखो हमारा 5 न्यूटन अप्लाई किया, ये कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन आपकी है, इसको हम बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। यहां पे क्या है मेरा, एफ इक्वल टू एफ एल है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारा इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के।
तो जब अप्लाइड फोर्स में तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस करोगे तो क्या होगा, जीरो। अभी भी हमारा एक्सेलरेशन जीरो है और ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। अब देखो आगे, जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन किया, जैसे ही फोर्स 6 न्यूटन किया, तो अब हमने देखा कि जो हमारा एफ था वो ग्रेटर देन हो गया एफ एल से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट will start to move। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरी, 4 न्यूटन। तो ये कितना लग सकता है, 4 न्यूटन लगेगा। तो जब आप 6 माइनस के 4 करोगे तो 2 न्यूटन नेट फोर्स बचेगा हमारा। नेट फोर्स मेरा 2 न्यूटन बच रहा है, तो एफ इक्वल टू एम ए। 2 न्यूटन एफ नेट है, 2 = 1 × a, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ गया इस ब्लॉक का। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर। सिमिलरली अगर 8 न्यूटन अप्लाई किया मैंने, तब भी तो एफ मेरा जो ग्रेटर देन है एफ एल से, तब भी सेम कंडीशन होगी। 4 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा 4 = 1 × a, तो ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो चमका, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, है भाई। यस सर। देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में हम क्या फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ म्यू इंटू एन ही नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई, इस पे भी डिपेंड। अगर मेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लगे। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करो, ये करो भैया क्वेश्चन।
ये आंसर किसी का मुझे लग नहीं क्या करना है इसमें। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is at rest on a rough horizontal surface using coefficient of static friction 0.2 and kinetic friction 0.15. Find the friction force if horizontal force, अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, अगर मैं इस ब्लॉक पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं तब क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, 1.96 का अप्लाई करूं तब क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, 2.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं तब क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स। ये केसेस है, 3 केसेस हैं आपके। एक्चुअली में ये 3 क्वेश्चंस। आया किसी का आंसर? ओके चलो मैं दिखाता हूँ उसको। देखो इसका कितना म्यू क्या दे रखा है, म्यू एस दे रखा है आपको कितना 0.2 और म्यू के कितना दे रखा है 0.1। एक बात बताओ इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे, एम जी मतलब 1 kg, 1 × 10 यानी कि 10 न्यूटन। तो क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो एन था वो भी 10 न्यूटन आ जाएगा, बोलो यस और नो। यस तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगने वाला था एफ आर क्या होता है म्यू एन। तो क्या मैं बोल दूं म्यू इंटू 10 लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। भाई नॉर्मल रिएक्शन 10 है कि नहीं है, यस बोलो। अब अगर मैं बोलूं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहूं यानी कि एफ एल क्या होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है भाई, चलो म्यू इंटू एन ही रहने दो इसको, चलो ठीक है। म्यू एस क्या है मेरा 0.2, यस एन क्या है मेरा 10 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन है ना, तो कितना आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, बोलो। अरे कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा कि नहीं है भाई। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा 2 न्यूटन। अच्छा जी को आप क्या ले रहे हो यहाँ पे 10, जी को 9.8 ही लो क्योंकि फिर आपका, क्योंकि 9.8 के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। तो 9.8 न्यूटन, तो इसको भी 9.8 न्यूटन बोलो। तो यहाँ पे 0.2 इंटू 9.8, 9.8 तो कितना आ जाएगा 1.96 न्यूटन आएगा। 1.9 सिमिलरली क्या बेटा 9.8 तो 1.96 आएगा ना बेटा। तो 1.9 अगर आप क्या बोलोगे बोला था? 1.96 ही आएगा, 1.98 नहीं 1.96 ही आएगा। 9 अच्छा मल्टीप्लाई करो ना, यस 8 तो 2 जा 6, 1.96 तो एफ के अगर हमें चाहिए तो क्या होगा म्यू के इंटू एन।
म्यू के क्या है मेरा 0.15 इनटू कितना 9.8, ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 1.47 न्यूटन, लमसम 47 ही आएगा शायद, आई थिंक 47 ही आएगा 1.47। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई, काइनेटिक और स्टैटिक। अब हमें फर्स्ट केस उठाते हैं भाई। मान लो अभी हम उठाते हैं फर्स्ट केस, कलर ले लेते हैं ये वाला, चलो ए उठाते हैं। अगर हम F इक्वल टू कितना अप्लाई करें 1 न्यूटन, तो जरा वैल्यू देखो, क्या मेरी F की वैल्यू छोटी है FL से, है कि नहीं है? यस अरे सर। छोटी है ना, FL मेरा 1.96 है, तो मेरा ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट में मेरा रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस फोर्स के इक्वल, यानी कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। आई बात समझ में? यस सर। अरे जब मेरा अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो जो अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सिमिलरली बी की वैल्यू अगर मैं देखूं, बी वाला देखूं, तो कितना है मेरा एफ इक्वल टू 1.96 न्यूटन, कम हो या इक्वल हो, तो आप देखोगे एफ इक्वल टू है मेरा एफ एल के, यानी कि इक्वल है दोनों फोर्स। अभी भी किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, एफ के इक्वल आएगा, जो कि 1.96 न्यूटन। एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये है आपका। अब आते हैं हम सी पे, बेटा बी, ये बी समझ में आए सबको? यस सर। अच्छा, अब देखो आप, अब आपका अप्लाइड फोर्स क्या है आपका 2.25 न्यूटन। अब देखो यार, एफ मेरा ग्रेटर देन है एफ एल से, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन, मूव, स्टार्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव। अब जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस अगर मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स एफ आर जो था, क्या लगेगा, एफ के इक्वल लगेगा, और एफ के कितना है मेरा 1.47 न्यूटन। एक आंसर आपका, बोलो चमका अभी, क्लियर हुआ सबको? यस। बेटा बोला करो, मेरे को लगता है आवाज चली जाती है क्या मेरी ऐसा लगता है जब आप बोलते नहीं हो तो। ओके, जरा ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, क्या चाहता है इस क्वेश्चन की, करो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। एक चीज और बता दूं, रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, बाकी तीनों को देखो भाई कौन सा इनकरेक्ट है। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन डी आ रहा है प्रीति बनियाल का, और किसी का आया भाई कुछ? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली द फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देखो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है, इसका मतलब एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है इसने। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस करेक्ट है, तो आपका इनकरेक्ट बस ये है, तो ऑप्शन ये करेक्ट। क्लियर है, ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट है।
अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो। आए किसी का आंसर अभी? सर बी ऑप्शन। ओके, एक बच्चे का आया बी ऑप्शन। और किसी का आया अभी? और किसी का आंसर आया? ओके, चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को फिर। हम्म, ठीक है। देखो एक ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
कि ये ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा 2g, 2g लगाते डायरेक्ट 2g, और माना कि इसमें टेंशन है t इस डायरेक्शन, और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन की, यही तो नीचे जाएगा, ये तो नीचे जाने से रहा। ठीक है भाई, अब ये t है तो इसको ये भी t से खींच रहा होगा, और इसका वेट लग रहा होगा 10g नीचे की तरफ, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी n कितना लगेगा, 10g के इक्वल ही लगेगा। यस और नो? Yes, sir. तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर म्यू एन लगेगा कि नहीं? Yes, sir. तो मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा यहां पे अलग से बना लेता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी ऑफ 10 kg ब्लॉक। देखो ये मेरा ब्लॉक है 10 kg का, जिस पे नीचे की तरफ लग रहा है 10g, ऊपर की तरफ लग रहा है n, जो कि मेरा 10g के ही इक्वल है, और इधर लग रहा है मेरा t, और इधर लग रहा है मेरा कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना, क्या मैं बोल दूं, एफ आर जो होगा म्यू एम जी, म्यू एम जी बोल दूं क्या, एम जी ही तो होता है, एन एन इक्वल टू एम जी ही तो होता है, या फिर म्यू इंटू एन बोल देते हैं, चलो म्यू इंटू एन बोल देते हैं भैया। अब इस पे क्या मैं न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दूं, Yes, sir. सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इधर अप्लाई करो जरा, इसका एक्सेलरेशन भी किधर है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की, तो आप देखोगे टी माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए, एम मतलब एम ए ही ले लेते हैं, चलो टी कितना है पता नहीं मेरे को, एफ आर कितना है म्यू इंटू एन इक्वल टू एम कितना है मेरा 10 ए, तो टी मेरे को नहीं पता, म्यू पता है कितना है, म्यू कितना है बेटा 0.05, 0.05 इंटू एन क्या दे रखा है, एन दे रखा है, एन आपको 10g है, माने कि 10 × 10 इक्वल टू 10 ए, तो टी माइनस ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद में 5 इक्वल टू, ये होगी हमारी इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. एक्चुअली इसने बोला था कि एक No, ट्रॉली है, ट्रॉली रस्सी से बंधी हुई है, 2 kg नीचे की तरफ है, और फ्रिक्शन फोर्स है हमारा ट्रॉली और सरफेस के बीच में। पहले हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता था, लेकिन जब से फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन तो आएगा, तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, इस 2 kg ब्लॉक का भी बना लेते हैं, 2 kg ब्लॉक का सिमिलरली, 2 kg ब्लॉक का बनाओ जरा। ये है आपका 2 kg ब्लॉक का, ये मेरा क्या लग रहा है 2g नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इधर भी क्या करें सिमिलरली इसी की तरह, क्या करोगे 2g माइनस के टी इक्वल टू 2a, तो 2g मतलब 20 माइनस के टी इक्वल टू 2a, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? No, sir. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखो लेफ्ट को लेफ्ट वाले को साथ ऐड करो, और राइट को राइट वाले के साथ। देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले, t माइनस के 5, और इसका भी लेफ्ट में क्या है प्लस 20 माइनस के टी इक्वल टू, उधर क्या था 10a प्लस के 2a। देखो t से आपका t उड़ गया, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 20 है, कितना हो जाएगा 15 बचेगा, और इधर क्या होगा 12, 12a, ये क्या हो जाएगा 15/12, यानी कि 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई, कैसे हुआ है अभी? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो अब हम आते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा है हमने? आज हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना, उसके टाइप्स जाने, टाइप्स में हमने देखा स्टैटिक एंड काइनेटिक,
उसके बाद हमने जाना लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमने जाना लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशंस जानी, कब कब कैसे कैसे लगता है, और हमने क्या किए, क्वेश्चंस। क्या यही किया आज की क्लास में अपन ने? यस सर। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको अभी? नो सर। No, sir. ओके देन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और 3 क्वेश्चन ये है। तो आपके 5 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में। बड़े इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चंस को आपको करना है, उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। Sir. और मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी आज फिजिक्स की। जो डीएसएस सेशन है वो फिजिक्स का होगा। अभी केमिस्ट्री वाले सर है नहीं, तो फिजिक्स का कर लेते हैं। उसके बाद सब फ्राइडे सैटरडे को आप केमिस्ट्री का कर लीजिएगा, क्या दिक्कत। ठीक है? यस Yes. सर। ओके देन। Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर। बाय सर। यू वेलकम, बाय। यू वेलकम, बाय।